हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ब्रोंकिक्टिसिस के बारे में। तो ब्रोंकिक्टिसिस की डेफिनेशन क्या होती है, चलिए इसकी वर्ड से ही समझते हैं। ब्रोंकाई और इक्टेसिस। तो ब्रोंकाई का मतलब तो समझ में आ रहा है, ब्रोंकाई है लंग्स की, और इक्टेसिस का मतलब होता है डायलिटेशन ऑफ अ हॉलो ऑर्गन, डायलिटेशन ऑफ द हॉलो ऑर्गन। तो अगर ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का डायलिटेशन हो जाए तो हम बोलेंगे ब्रोंकिक्टिसिस है। इस वाले डायग्राम में ये नॉर्मल वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये डायलेटेड हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रोंकाइटिस है। अब डायलिटेशन होता क्यों है, क्यों हो सकता है डायलिटेशन, तो उसके बारे में समझते हैं। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उसके कारण इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे समय तक रह रहा है, और उस इन्फ्लेमेशन के कारण इलास्टिक टिश्यू डैमेज हो रहा है, इलास्टिक डैमेज, इलास्टिक टिश्यू जो है वो डैमेज हो रहा है, तो डायलिटेशन हो जाएगा। तो ये पूरा इट्स सिंपल सा कंसेप्ट है। बहुत लंबे समय तक अगर इन्फेक्शन रहता है, उन इन्फ्लेमेशन के कारण इलास्टिक टिश्यू डैमेज होता है और डायलिटेशन होने लगता है, ठीक है। ये पूरा एक कंसेप्ट है। चलिए डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास क्या कहती है डेफिनेशन, इज अ डिसऑर्डर इन विच डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू, स्मूथ मसल्स भी इंक्लूडेड है, बाय इन्फ्लेमेशन एंड स्टेमिंग फ्रॉम परसिस्टेंट सीवियर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद इन्फ्लेमेशन आया, और उस इन्फ्लेमेशन के कारण डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू हुआ, लीड्स टू परमानेंट डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई का परमानेंट डायलिटेशन हो गया तो हम बोलते हैं ब्रोंकिक्टिसिस की परेशानी हो गई, ठीक है। ये डायग्राम में देखो पूरा जो है म्यूकस इन्फ्लेमेशन क्या म्यूकस आया और ये डायलिटेशन हो गया, ये नॉर्मल है और ये डायलेटेड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। The most characteristic clinical manifestation of bronchiectasis is persistent cough and with expectoration of copious amounts of foul smelling purulent sputum। बहुत ज़्यादा स्पूटम निकल रहा है, मतलब क्वांटिटी भी ज़्यादा है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, और पुरुलेंट है, पस कंटेनिंग है और फाउल स्मेलिंग है, ठीक है। क्या क्या चीज़ हम देख रहे हैं, सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकिक्टिसिस टिपिकली इंक्लूड क्रॉनिक कफ विद म्यूकस प्रोडक्शन। हेल्दी ब्रोंकाई हमने देखा इस तरह का है, और ब्रोंकिक्टिसिस में पूरा म्यूकस लाइनिंग हो गई है, म्यूकस है और इंक्रीज्ड म्यूकस है, ठीक है। अगर हम ईटोपैथोजेनेसिस की बात करें तो दो कारण है जिसके कारण ये हो सकता है। एंडोब्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा है। अब एंडोब्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन का समझ में आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी चीज़ ऐसे रोक रही है उसको, है ना। तो फॉर एग्जांपल ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, यहाँ पे जो है जो एयर होती है उसका रिजॉर्प्शन हो गया। रिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, वो डिफ्यूज हो गई है, अब यहाँ पे एयर नहीं बची है, तो ये सीक्रीशन स्पोर होने लगेंगे और ये डायलिटेशन होने लगेगा, यहाँ पे इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन होने लगेगा। दूसरा इन्फेक्शन में दो चीज़ें आ सकती हैं, एक प्राइमरी इन्फेक्शन और एक सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी मतलब कंजेनिटल कुछ डिजीजेज हैं जिनके कारण से इन्फेक्शन हो रहे हैं और उससे फिर ब्रोंकिक्टिसिस हो रहा है। सेकेंडरी में देयर आर सर्टेन पॉसिबल कि कुछ टीबी हुआ या फिर निमोनिया हुआ, स्टेफाइलोकोकस नेक्रोटाइजिंग निमोनिया हुआ, जिसके कारण से फिर ब्रोंकिक्टिसिस, इन्फेक्शन के कारण ब्रोंकिक्टिसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये इतना सारा हमने दो चीज़ों पर ही पूरा कहानी भटकेगी कि एंडोब्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंडोब्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन स्टेमिंग फ्रॉम फॉरेन बॉडीज, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ और इनलार्ज लिम्फ नोड्स। फॉरेन बॉडी भी आ सकती हैं, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ हो सकती है तो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्वियस सी बात है। इनलार्जमेंट है, अगर न्यूप्लास्टिक ग्रोथ बगल में बाहर है और उसके कारण इनलार्जमेंट हो रहा है, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, तो भी दिक्कत है। रिजॉर्प्शन ऑफ एयर डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन लीडिंग टू एटलेक्टेसिस एंड रिटेंशन ऑफ सीक्रेशंस। ये मैंने बताया था कि क्या हुआ है, सॉरी, ये फॉर एग्जांपल ये मेरा एल्वेलाई है, यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ये तो अंदर के कारण भी हो सकता है, फॉरेन बॉडी हो सकती है, या फिर कोई न्यू प्लास्टिक ग्रोथ हो गई। न्यू प्लास्टिक ग्रोथ कैसे होगी, ऐसे न्यू प्लास्टिक ग्रोथ होगी, या फिर लिम्फ नोड अगर बाहर न्यू प्लास्टिक बाहर हुआ तो भी ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो एयर है वो बाहर चली जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहाँ पे रिजॉर्प्शन ऑफ एयर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एटलेक्सिस से ये कोलैप्स हुआ और यहाँ पे सीक्रेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एयर चली गई तो सीक्रेशंस आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो इन्फेक्शन क्रिएट होगा। इन्फेक्शन में अगर सेकेंडरी टू लोकल ऑब्स्ट्रक्शन और एज अ प्राइमरी इवेंट सच एज ब्रोंकिक्टिसिस डेवलपिंग इन सपुरेटिव नेक्रोटाइजिंग निमोनिया। या तो इन्फेक्शन जो है एक प्राइमरी इवेंट हो सकता है, लोकल
स्टेफाइलोकोकस या सपोरेटिव नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, इसका एक कॉज होता है स्टेफाइलोकोकस, उसने करवा दिया, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से सिक्रीशंस बढ़े और वो इकट्ठा हुआ और फिर वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हुआ, तो वो सेकेंडरी टू लोकल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए कौन कौन सी ऐसी वेरियस क्लिनिकल सेटिंग्स हैं जो कि ब्रोंकिक्टिसिस को कंट्रीब्यूट करती है। ब्रोंकिक्टिसिस का मतलब परमानेंट डायलेटेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई, ये हमारी डेफिनेशन है सिंपल सी। सबसे पहले बात करते हैं भाई कंजेनिटल और हेरिडिटरी फैक्टर्स का, उसके बाद हम बात करेंगे सर्टेन ऑब्स्ट्रक्शन वाले रीजंस का कि भैया ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं, बात नहीं पढ़ते हैं। कंजेनिटल ब्रोंकिक्टिसिस ड्यू टू डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स इन द ब्रोंकियल सिस्टम, ब्रोंकियल सिस्टम में ही डेवलपमेंटल डिफेक्ट है तो फिर कंजेनिटल है और वो तो दिक्कत वाली काम है, बार बार इन्फेक्शन होगा, डायलिटेशन होगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या हो जाता है, सिस्ट जनरलाइज्ड डिफेक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन्फेक्शन एंड ब्रोंकिक्टिसिस। अब इसमें होता क्या है, जो म्यूकस है ना वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, जो म्यूकस है वो थिक हो जाती है तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन तो वही ऑब्स्ट्रक्शन वाली बात है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होगा और इसके कारण ब्रोंकिक्टिसिस हो जाएगा। ठीक है, हेरिडिटरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज, हेरिडिटरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं, इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं, जैसे सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये प्राइमरी डिसऑर्डर्स होते हैं, कंजेनिटल हो सकते हैं, तो ये दिक्कत है। एक्वायर्ड में क्या आ जाता है, एक्वायर्ड में एड्स आ जाता है, तो फिलहाल हम हेरिडिटरी वाली प्राइमरी होती हैं तो प्राइमरी की बात करते हैं, एड्स नहीं आएगा, एड्स सेकेंडरी है। ठीक है, चलो ऑफन एसोसिएट विद हाई इंसिडेंस ऑफ ब्रोंकिटिस, वही है इम्यून डेफिशिएंसी है, बैक्टीरिया जो बाहर का पैथोजन है वो एक्ट करेगा और डिजीज करवा देगा, डिजीज करवाएगा तो वही इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, डायलिटेशन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोंकिटिस हो जाएगा। चलिए देन देर आर सर्टेन सिंड्रोम जिसमें कि इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम आता है, कार्टाजेनस सिंड्रोम आता है, कैरेक्टराइज्ड बाय अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉजिंग सीलियरी इमोटिलिटी लीडिंग टू ब्रोंकिक्टिसिस। तो एक कार्टाजेनस सिंड्रोम का ट्रायड होता है, वो हमें जानना है। इसमें होता है साइटस इन्वर्सस, साइनोसाइटिस होता है, रिकरेंट साइनोसाइटिस होता है और साथ साथ में एक और चीज़ होती है वो है ब्रोंकिक्टिसिस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। Atopic bronchial asthma patients, especially those with positive family histories of allergic diseases, may rarely develop diffuse bronchitis. उनके पास उनके एटोपिक ब्रोंकियल अस्थमा की अगर जिसके पास हिस्ट्री है उनमें भी रेयरली डिफ्यूज ब्रोंकिटिस हो सकता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो आपको ये कार्टाजाना सिंड्रोम, जीनस सिंड्रोम के बारे में दिख रहा है। इसका जो ट्रायड है क्या है, साइटस इन्वर्सस है, साइनोसाइटिस है। साइटस इन्वर्सस का मतलब है जो चीज़ें लेफ्ट साइड होती हैं वो सारी चीज़ें राइट साइड में है, सब कुछ राइट साइड सिचुएटेड है। साइनोसाइटिस हो गया और ब्रोंकिक्टिसिस हो रहा है, ब्रोंकियोलेक्टिसिस। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की बात करी, उसमें हमारे सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी आ गया, तो ये डिजीज हमें इन्फेक्शन होगा, इनके कारण रिकरेंट इन्फेक्शन होगा जिसके कारण से परमानेंट डायलिटेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई हो सकता है। ठीक है, एड्स आता है वो सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी है, उसका एक इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात है सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में हमने बात करी थी। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लंग कंजेशन एंड इन्फेक्शन एंड माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द पैनक्रियाज। ठीक है, तो पैनक्रियाज में भी गड़बड़ है और ये जो आप देख रहे हो डायग्राम में, इस डायग्राम में यहाँ भी दिक्कत है कि जो लंग्स है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस म्यूकस सीक्रेशन। अगला रीजन जो है ऑब्स्ट्रक्शन वाला है कि ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भी हो सकता है। तो पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकिक्टिसिस लोकलाइज्ड एंड यूजुअली कन्फाइंड टू वन पार्ट ऑफ ब्रोंकियल सिस्टम, है ना, ये अगर होगा तो लोकलाइज्ड होगा, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण लोकलाइज्ड होगा और वो एक ही पार्ट में जो ब्रोंकियल सिस्टम है उसका एक ही जो लंग्स का एक ही जो पार्ट होगा जहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो बस उतना एरिया ही गड़बड़ होगा। अकर्स ड्यू टू वेरियस कॉजेज सच एज फॉरेन बॉडीज, यहाँ पे फॉरेन बॉडी आ गया, एंडोब्रैकियल ट्यूमर्स हो गए या स्कारिंग फ्रॉम अ हील्ड ट्यूबरक्लोसिस। अगर कोई हील्ड ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी हुई है, स्कारिंग होगी तो भी ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसके कारण ब्रोंकिक्टिसिस हो सकता है। नेक्स्ट चीज है सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन नेक्रोटाइजिंग निमोनिया सच एज स्टेफाइलोकोकल सपोरेटिव निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस में लीड टू ब्रोंकिक्टिसिस इज अ कॉम्प्लिकेशन। इनकी कॉम्प्लिकेशन के कारण भी ब्रोंकिक्टिसिस हो सकता है। ठीक है, चलिए अब मॉर्फोलॉजी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। नोट्स जो है वो आपको जो इस सीरीज की लास्ट वाला जो लेक्चर होगा स्मॉल एयरवे डिजीज, उसमें पूरे सीओपीडी के पूरे 5 डिजीज की एक ही पीडीएफ में आपको प्रोवाइड हो जाएगी।
यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मैं डाल दूंगा और उसमें से आप डाउनलोड कर लेना, आराम से पढ़ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।